अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रईसा कैसी हैं आप, ठीक हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 9 मई आ रहा है और 9 मई 2023 को इमरान ख़ान को अरेस्ट किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और ये कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में ब्रेकडाउन की सबसे बड़ी वजह 9 मई और 9 मई को होने वाले हंगामे थे जो कि कैंटोनमेंट्स में हुए थे। अब जो प्रो पीटीआई यूथ है, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनमें एक सेंटिमेंट पाया जाता है। उनका ये मुतालबा है कि इमरान ख़ान को रिलीज़ किया जाए जल्द अज़ जल्द, क्योंकि बेजा रीज़न्स की बिना पर उनको हवालात में बंद रखा गया है। और जो महमूद ख़ान अचकज़ई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकी पार्टीज़ के लीडरान से मिलकर, तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट ने, उन्होंने ये बात कही है कि इमरान ख़ान को रिलीज़ किया जाए, रिहा किया जाए। और इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट उन्होंने मुखातिब करके ये बात कही है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए बेहतर होगा कि अगर वो सिक्योरिटी पर ही अपनी भरपूर तवज्जो रखें और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से दूर रहें। इसके साथ ही साथ इमरान ख़ान की कत्ल की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। बहुत से ऐसे हलके हैं, उन्हीं के सपोर्टर्स में ये खदशा एग्जिस्ट कर रहा है कि शायद इमरान ख़ान को असैसिनेट कर दिया जाएगा। और इसकी बड़ी वजह उनकी अपनी फैमिली है जिन्होंने ये खदशात ज़ाहिर किए हैं, क्योंकि उनका कहना यही है कि इमरान ख़ान को जो आई की डिज़ीज़ हुई है वो स्लो पॉइजनिंग का पहला स्टेप है। तो इस पे आज हम बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, 9 मई जो है वो आता है, जब भी 9 मई तो वो सारे ज़ख्म जो हैं वो ताज़ा हो जाते हैं, वो पीटीआई के ज़ख्म हों या इस्टेब्लिशमेंट के ज़ख्म हों। इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि 9 मई वो हमारे 70 सालों में पहला वाक़या था जब किसी पॉलिटिकल डिवाइड की वजह से उनकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, मिलिट्री के अंदर कुछ अफसरों ने उनसे गद्दारी की, इमरान ख़ान का साथ दिया, कंटोनमेंट के जो वो सिंबल्स गिरा दिए गए शहीदों के और उनकी मोनूमेंट्स गिरा दी गई और इस्टेब्लिशमेंट इस पे बड़ी सीखपा हुई। उसकी वजह से बहुत सारे लोग इनके जेलों में हैं इस वक्त अभी तक। और इमरान ख़ान के साथ भी ये जो सख्ती है बहुत बड़ी हो रही और जो कि कई दफ़ा लगता है कि बहुत अनफेयर है। और इमरान ख़ान की वजह से जिस तरह से जुडिशरी को रीवैम्प कर दिया गया कि कहीं से उसको इंसाफ ना मिल सके, जिस तरह से मीडिया पर पाबंदियां तो खैर पहले से थीं लेकिन उनको कुछ और कवानीन के ज़रिए भी स्क्रू किया गया। और जो इमरान ख़ान के हमायती हैं ख़ास तौर पे पंजाब में, उनको तो बोलने की इजाज़त भी नहीं है, यहाँ पे जलसा करने की भी इजाज़त नहीं है। तो ये जो सारी सख्ती है, इसका अगर पस मंज़र अगर आप देखते हैं तो वो 9 मई है। 9 मई को वो समझते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उन हदों को ब्रीच किया गया, उन रेड लाइंस को ब्रीच किया गया जो उनके ख़्याल में, उनके नज़दीक गद्दारी के ज़ुमरे में आती हैं। अब वो उसको मैं गद्दारी समझता हूँ या नहीं समझता, उन्होंने उसको गद्दारी भी समझा, उन्होंने फ़ौजी अदालतें भी बनाई, उन्होंने लोगों को सज़ाएँ भी दी। तो ये 9 मई जो है ख़ुद हमारी ये जो पीटीआई जमात है उनके लिए भी 9 मई जो है वो एक काफ़ी एक ऐसा दरवाज़ा था जिसके बाद उनको सियासत से और बहुत सारी चीज़ों की कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन पीटीआई वाले अभी तक इसको रियलाइज़ नहीं कर रहे कि ये कोई हिकमत अमली की गलती थी 9 मई। मैं इस पे बाद में आता हूँ कि 9 मई को कैसे सोचा गया था, कैसे प्लान किया गया, इस पे बात हम बाद में करते हैं। लेकिन अभी जो केपी के गवर्नमेंट ने 9 मई के हवाले से एक फ़ैसला किया है कि वो टांग से लेकर पेशावर और पेशावर से लेकर स्वाबी तक एक लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं अपने ही सूबे में। तो उनकी ये तैयारी है, वो समझते हैं कि शायद अगले फ़ेज़ पे वो इस्लामाबाद में दोबारा जैसे गंडापुर लेकर आते थे वो उस तरह से आएंगे। ये एक एफर्ट हो रही। और अचकज़ई साहब जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ लाहौर में इस वक्त बैठे हैं। उन्होंने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बड़ी कुछ ऐसी बातें की कि जिनसे वो जो आपने कहा कि इमरान ख़ान के कत्ल की बात और स्लो पॉइजनिंग की बात, वो उसका जिक्र उन्होंने किसी और अंदाज में किया। अचकज़ई साहब ने उन्होंने कहा कि भुट्टो को आपने मारा और वो अमर हो गया, वो उसकी पार्टी अभी तक इक़्तिदार में, आपने उनकी बेटी को
ये शहीद किया वो ज़िंदा है जी। अभी तक, लेकिन आप खुदा का खौफ करो, इमरान की कब्र मत बनाओ। तो यहाँ तक बात अगर कोई कर रहा है तो कहीं ना कहीं जी कोई जी चीज़ उनको जी महसूस हो रही है। जी और ये मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को गिरफ्तारी से पहले भी खदशा था इस बात का। उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये कहा था कि ये मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं और मुझे स्लो पॉइजनिंग देना चाहते हैं, क्योंकि जब बाजवा साहब और फैज़ हमीद के साथ इमरान खान साहब ख़ुद एक इक़्तिदार में थे और मियां नवाज शरीफ और आसफ़ अली ज़रदारी दोनों जेल में थे, तो उस वक्त भी ये अफवाहें थीं कि ज़रदारी साहब को और मियां नवाज शरीफ को कोई स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है या दी गई है। तो उसकी वजह से अब तक हम देखते हैं कि ज़रदारी साहब की सेहत बहुत बुरी तरह डिक्लाइन हुई उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए। और मियां नवाज शरीफ का तो बाकायदा एक बहुत सीरियस ऑपरेशन हुआ लंदन में, जिसमें उनकी सर्वाइवल के लिए भी मसला बन गया था, जो उनकी सर्जरी हुई थी। तो अब इन चीज़ों को कोई तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन इमरान खान ने जब फ़ौरन ये बात की कि ये मुझे इसलिए पकड़ना चाहते हैं कि ये मुझे स्लो पॉइजनिंग थे, और आज जब उनकी फैमिली ये बात कर रही है कि ये जो आँख ट्रिगर हो गई है, आँख की प्रॉब्लम, ये कोई सिम्टम हो सकता है ऐसा कि जो इनको कुछ चीज़ ऐसी दी जा रही है जो इब्तदाई तौर पे आँख जो है वो हुई है। लेकिन ये अफवाहें सही या उनकी रिजर्वेशन सही या उनकी पीटीआई के इल्ज़ामात ही सही, इसमें क्या अमर माने हैं, ये मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हुकूमत को एक मेडिकल बोर्ड बना देना चाहिए जिसमें उनकी फैमिली भी मुत्तफ़िक हो उस मेडिकल बोर्ड से, और उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर्स उनके तैनात मर्ज़ी के किए जाएं। डॉक्टर्स हों, वो एक बोर्ड बना दें, वो उनके सारे जो वाइटल साइंस हैं उनके टेस्ट करें और वो रिपोर्ट सबके सामने आ जाए। हाँ तो ये जो क्लैरिटी हो जाएगी जी उनकी सेहत के हवाले से, जिस तरह से उनके जो वोटर हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं या उनके जो चाहने वाले हैं, वो जो अंधेरे में रहकर जो बातें करेंगे, जो कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाएंगे, जी उससे खुद गवर्नमेंट को नुकसान होगा। है। तो गवर्नमेंट को इस पर क्लैरिटी लेकर आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट को क्लैरिटी लेकर आनी चाहिए ताकि ये र्यूमर्स डाई डाउन करें, अदरवाइज सारा का सारा ओनस जो है गवर्नमेंट पे, इस्टेब्लिशमेंट पे ही आएगा और उनको आगे आने वाले डेकेड्स तक भुगतना पड़ेगा वो। एनीवे, आपने केपी के गवर्नमेंट के प्लान की बात की कि उन्होंने टांग से पेशावर से सवाबी जाना है 8 से 9 मई उनका प्लान है ऑनवर्ड्स, और फिर वो इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि पंजाब में भी और कराची में भी पीटीआई की मेजर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं आफ्टर केपी के, तो वहाँ पे हमें किसी किस्म की हलचल नहीं नज़र आ रही 9 मई को लेकर। देखिए, पार्टी उनकी बिल्कुल टूट चुकी है और पार्टी जो है वो, अब देखें, ये इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है ना, उनके चाहने वाले इस बात को पसंद करें या ना करें, लेकिन इस वक्त आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जी तो उनके राइट लेफ्ट पे अचकज़ई साहब के कौन कौन बैठे थे लोग, उनमें पीटीआई का सिर्फ एक बंदा पुराना नज़र आ रहा था जिसका नाम असद कैसर है जी। वो सारे ये लोग हैं जो 2023-24 के बाद पीटीआई में आए जी देखिए, इस वक्त कौमी असम्बली में अचकज़ई साहब उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो पीटीआई के तो नहीं है, नहीं। उनकी अपनी पार्टी है। जी सेनेट में राजा साहब हैं, वो जो राजा अब्बास साहब वो हैं, लेकिन क्या वो पीटीआई के हैं? बिल्कुल नहीं है। इस वक्त जो पीटीआई के चेयरमैन हैं वो जिस दिन इमरान खान साहब को पहली दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया था तो बैरिस्टर गौहर उनके वकील थे। जिस तरह से बैरिस्टर गौहर ने उनको शील्ड किया उस मौके पे सुप्रीम हाई कोर्ट के अहाते में, और उनको जिस तरह से वहाँ से निकाल के बाहर लेकर आए, तो उससे इतने इम्प्रेस हुए इमरान खान साहब एक एपिसोड से कि उनको पार्टी का चेयरमैन बना दिया। चेयरमैन एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, अपने बाद किसी को पार्टी का हेड बनाना। जी अच्छा, फिर उसके बाद एक अचकज़ई साहब ने तकरीर कर दी कौमी असम्बली में एक बहुत बड़ी,
कि भाई अब जब असेंबली ये बनी इनाग्रेशन जी के सेशन में, तो इन्होंने कहा ये अचकज़ई इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बोलता है, इसको आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दें। तो जो बंदा इनको इसी तरह ये जो आपके राजा साहब हैं जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको जिस तरह वो अभी 2 साल पहले पार्टी में आए हैं इलेक्शन वाले दिन, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। जी तो जो पार्टी पीटीआई थी, जो पीटीआई का केडर था पुराना, वो काफ़ी हद तक डिसएसोसिएट हो चुका है इस सारी तंजीम से। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, पंजाब में जो लीडर उन्होंने बनाए थे, हमाद अजहर हो गए या मियाँ असलम इकबाल, वो रूपोश हो गए, जी वो सरफस पे है ही नहीं। अभी एक खातून है पंजाब की जो सदर है, वो भी सरफस पे नहीं है। जी और इसी तरह कराची में इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, कराची में भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इनका चूँकि के में गवर्नमेंट है, वहाँ पे वसाइल हैं, वहाँ पे सीएम है इनका, वहाँ से तो ये भरपूर एक लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी सारे मुल्क में एक तरह से इनकी पॉलिटिकल पार्टी एक तरह से एब्सेंट हो चुकी है। तो इनको सियासी तौर पे इमरान खान साहब को अभी भी अच्छे फ़ैसले करने की ज़रूरत है। देखें वो जेल में बैठे हुए हैं, वो जेल में बैठे हुए हैं, 22 में वो जेल में गए, 3 साल हो गए उनको, 23 में गए थे जी और अब 26 आ गया, जी 100 दिन हो गए उनको जेल जी में। अच्छा, 100 दिन के अंदर जो उन्होंने पॉलिटिकल मैनेजमेंट किया जेल के अंदर बैठ के, जैसे केपी में वज़ीर आला तब्दील किया, जैसे कुछ ओहदेदार अपने वकील तब्दील किए ऊपर नीचे, उनको चाहिए कि कम से कम एक ऐसी पार्टी बनाएं जो पार्टी इन सारे चैलेंजेस को फेस कर सके। लेकिन सर आप बात कर रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी अब बनाएं कि वो एक सारे चैलेंजेस को फेस कर सके, लेकिन जितनी भी अभी आपने बात की है उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि इमरान खान के पूरे पॉलिटिकल करियर में उनका सस्टेनेबल ट्रस्ट किसी पे इतना डेवलप ही नहीं हुआ कि एक भी बंदा अब तक उनके साथ रहता। मतलब ट्रस्ट डेफिसिट इतना है कि आप अभी बात कर रहे हैं जैसे कि उनकी पार्टी में ये वाला बंदा 2 साल पहले आया, ये साल पहले आया, उन्होंने बार बार ओहदे चेंज किए, तो यूँ तो फिर कोई फ्यूचर भी नज़र नहीं आता इस तरह। तो उसकी एक बुनियादी रीज़न है ना, ये शेख रशीद ने भी उस वक्त कहा था जब ये प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, जी और शेख रशीद इनकी कैबिनेट में थे, वज़ीर दाखिला थे, तो उनको वज़ीर दाखिला से रेल मिनिस्टर बना दिया गया था एक मौके जी पे। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई ये जो मिनिस्ट्रियाँ चेंज होती हैं, तो उसने हंसते हुए कहा कि ये सेमेस्टर सिस्टम है, अच्छा कि हर 3 महीने के बाद वो ना लोगों जी को बदलते रहते हैं। फरदौस आशिक अवान को वज़ीर इत्तलात लगा दिया, फवाद को हटा दिया, फवाद को बाद में लगा दिया, उसको हटा दिया। उनका देखिए, उनका जो मॉडल है ना, सबसे पहले परवेज़ खट्टक वज़ीर आला थे केपी के। जी उनका ख्याल था कि परवेज़ खट्टक एक घाघ सियासतदान है, वो वज़ीर आला है, वो पूरी तरह से मेरी उन बातों को नहीं मानता जिस तरह से मैं उसको डिक्टेट करता हूँ। तो उसने परवेज़ खट्टक की जगह पे जो दूसरा बंदा महमूद ख़ान लेकर आए थे सबसे पहले, तो वो एक बिल्कुल एक स्टैंडर्ड टाइप आदमी था, बिल्कुल गया गुजरा आदमी था, ठीक है और वो भी इसके साथ खड़ा नहीं हुआ। पंजाब में बुज़दार को लेकर आए, जहांगीर जी तरीन और अलीम ख़ान की चॉइस के बावजूद, जी वो आज यूसुफ रज़ा गिलानी की गाड़ी चला रहा है। तो जी जो चॉइस इनकी होती है ना, ये कोई स्ट्रॉन्ग आदमी परवेज़ खट्टक के बाद किसी भी ओहदे पे नहीं देखना चाहते। ये देखते हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जो वीक हो, आउटसाइडर हो, जिसको हटाने पे कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अपना कोई ग्रुप ना बना सके। लेकिन शाह महमूद कुरैशी कितना बड़ा उनके पास एसेट था, ज़ाया कर दिया, और बहुत अच्छे अच्छे लोग उन्होंने ज़ाया कर दिए। और वो इन्वेंट करते हैं कुछ नए लोग, टेस्ट करते हैं नए लोगों को जो कि इस अहलियत के नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके पॉलिटिकल टीम को तश्कील देने के लिए। लेकिन इसके साथ ही साथ जो स्ट्रेटजिक गलतियां पीटीआई कर रही जी है, जो कि उसको देखें 3 साल हो गए जेल में, उनको जो प्लान है उनके मुखालफिन का, जी उनको ये सोचना चाहिए कि जो मेरे गिर्द घेरा तंग हो रहा है, जी जो ये गवर्नमेंट मेरे साथ कर रही है, जो एस्टेब्लिश मेरे साथ कर रही है, उसको विजुलाइज करते हुए, उस थ्रेट को विजुलाइज करते हुए अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है। उनको चाहिए प्लान तो गवर्नमेंट का ये 26 तक तो ये चलेंगे, सॉरी
29 तक तो ये चलेंगे, 3 साल और, यानी 3 साल और इमरान खान जेल में रहेंगे। अभी 100 दिन हुए, 200 दिन 100 दिन सॉरी 1000 दिन हुए और 1000 दिन 1000 हुए, दिन और 2000 दिन तक ये मज़ीद जेल में अपने आप को पक्का समझें, क्योंकि किसी अदालत से इनको रिलीफ मिलता तो नज़र नहीं आ रहा। अब उसके बाद जो फील्ड मार्शल साहब हैं, वो उनके बारे में कहा जा रहा है वो 35 तक होंगे। 35 में जाके इमरान खान साहब की एज क्या बनेगी? 82 जी। उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो सारा अरसा होगा इसमें बहुत सारी जौहरी तब्दीलियां हो जाती हैं। जैसे हमारी इंडिया पाकिस्तान जंग हुई, उसके नतीजे में जो अनपॉपुलर कुव्वतें थीं वो भी पॉपुलर हो गई। फील्ड मार्शल साहब कहाँ के कहाँ पहुँच गए। हाँ। अब ये जो ईरान अमेरिका टॉक्स हो रही हैं उसमें उनका प्रोफाइल जो है वो एक इंटरनेशनल आदमी के तौर पे, एक लीडर के तौर पे हो रहा है। तो इस वक्त सबसे बड़ा मुखालफ आसिम मुनीर साहब का तो इमरान खान है, और इमरान खान का सबसे बड़ा मुखालफ आसिम मुनीर है। अगर आसिम मुनीर साहब इतनी बड़ी ताकत इख्तियार कर रहे हैं अब तक इन 1000 दिनों में, तो अगले 1000 दिनों में और उससे अगले 1000 दिनों में वो क्या करेंगे? तो बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर जाएगा। तो नहीं सर, आज मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि सालों में बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं, पिछले 1 साल में क्या क्या सोचा था जो नहीं हुआ और जो नहीं सोचा था वो हुआ। तो इमरान खान और आसिम मुनीर में इनकी जो रिफ्ट है, इनका जो ब्रेकडाउन है पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट का, आपको इसमें कोई पैचअप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? देखिए, पैचअप कैसे हो सकता है? जो इस्टेब्लिशमेंट की 3 दुखती रगें हैं ना जी, 3 बड़ी दुखती हुई रगें हैं। एक ज़ाती लड़ाई अपनी जगह पे, ज़ाती लड़ाई में एक पैचअप किसी मौके पे हो भी जाता है। कोई एक फरीक दूसरे फरीक को कहता है कि मेरे से गलती हो गई, या एक जो है वो दूसरे को रिकन्सिडर कर सकता है। लेकिन इस चीज़ को हम ज़रा साइड पे रख लेते हैं, इसके भी इम्कानात कम है। ठीक है। लेकिन जो पॉलिसी लेवल पे प्रॉब्लम्स है ना इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब से जी, वो बड़े वाइटल हैं। नंबर 1 जो सिक्योरिटी का मसला है इस वक्त, सिक्योरिटी हमारी अफ़गानिस्तान के साथ जो जिस तरह की लड़ाई शुरू है इन कुछ महीनों से, पिछले कुछ महीनों से, उससे टोटली इमरान खान डिसएग्री करता है। और ये इमरान खान साहब की पोजीशन वो है जो कभी जनरल कियानी की थी या फ़ौज की हुआ करती थी, कि वो समझते थे कि हम अफ़गानिस्तान पे अटैक नहीं करेंगे, या अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वहाँ से जो दहशतगर्द आ रहे हैं उनको हमने कुछ नहीं कहना। उस वक्त पीपल्स पार्टी कहती थी कि इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने जब स्वात में ऑपरेशन करवाया था तो हमारी आधी फ़ौज कहती थी कि ये हम गलती कर रहे हैं। और उस वक्त जनरल कियानी के जो DTISPR थे मिस्टर अतर अब्बास, जनरल अतर अब्बास, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कहा था कि जनरल कियानी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अफ़गानिस्तान से होने वाली जो दहशतगर्दी थी नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, वहाँ पे ऑपरेशन क्यों नहीं किया जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि इमरान खान अभी तक उस क्लासिकल थिंकिंग के साथ जुड़ा हुआ है जो कि फ़ौज ने ख़ुद तरक कर दी है। फ़ौज ख़ुद समझती है कि पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर, वहाँ पे अफ़गानिस्तान से जो टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में, वो हमें ब्लीड कर रहा है और कई डेकेड से ब्लीड कर रहा है। अब फ़ौज कह रही है कि हमने ये वंस फॉर ऑल इसको ख़त्म करना है, और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो कह रही है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं। वो उस दिन स्पीकर साहब ये कह रहे थे KPK के, तो मैं सवाती साहब, मैं उनसे पूछता हूँ कि जब ANP के बच्चे मर रहे थे, जब KPK में उन लोगों को, ANP को, पीपल्स पार्टी को और लिबरल पार्टियों को मारा जा रहा था, जब कराची में MQM को और पीपल्स पार्टी को मारा जा रहा था, वो किन के बच्चे थे? और अभी भी जो दहशतगर्द आके बम ब्लास्ट करते हैं इस्लामाबाद में, वो किन के बच्चे मरते हैं? अगर आप कोलैटरल डैमेज की बात कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने ट्राइबल एरियाज़ को जैसे इंटरनलाइज कर रहे हैं उसको करें, वहाँ पे जो मदरसे हैं उनको स्ट्रीमलाइन करें, उनको उनसे दूर करें दहशतगर्दों से। और इससे तो हमें जान एक मौके पे नहीं छुड़ाएंगे, तो ये तो एक ऐसी एक अजियत है जिसमें से हम
और भी आने वाले सालों में भी ब्लीड होते रहेंगे। ये सिक्योरिटी के मामले में बहुत सीरियस इख्तलाफात हैं पॉलिसी लेवल पे इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के। ठीक है। अच्छा, दूसरा इकॉनमी। ठीक है। इकॉनमी पर भी आप देखें कि इन्होंने शुरू से ही कहा कि जब इमरान खान नहीं है तो फिर इकॉनमी भी नहीं है। IMF को ख़त लिख दिए, कहा कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा मुल्क, इनसे चलेगा नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से मुल्क को संभाला हुआ था। शेख रशीद ने कहा कि जाते हुए ये जो फ़ैसले करके गए वो IMF में और पाकिस्तान में इतनी बड़ी वो डाल गए कि उससे डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा पड़ गया। इन्होंने बड़ी मुश्किल से IMF का प्रोग्राम दिया। अभी भी मईशत के ऊपर वो इस तरह की गुफ्तगू उनकी पार्टी करती रहती, वो करते रहते हैं, जो कि नेशनल इंटरेस्ट को सर्व नहीं करती उनकी गुफ्तगू। फिर तीसरा मसला खारजा पॉलिसी का है जी। खारजा पॉलिसी में जिस तरीके से आसिम मुनीर साहब आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो मसालत करा रहे हैं, सबसे बड़ी जो क्रिटिसिज्म है वो PTI की तरफ से हो रही है, इंडिया की तरफ से हो रही है, इज़राइल की तरफ से हो रही है। पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ PTI अपने आप को जब रिलेट करती है तो इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये पॉलिसी लेवल की बात कर रहा हूँ। और जो ज़ाती लेवल की बात है कि जिसमें आप एक दो इंसानों की लड़ाई जो होती है, या ईगो का मसला होता है, या फॉर दैट मैटर आप पर्सनैलिटी क्लैश होता है, ये और कहानी है। उसमें भी इमरान खान साहब जो है ना, वो चूँकि एक पॉपुलर लीडर है जी, उनका कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए किसी एक फ़ौजी जनरल से या फील्ड मार्शल से, क्योंकि वो एक अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका एक वसीउल कल्बी उनमें होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो उस क्लैश से ऊपर उभर के सोचें। और वो जेल से, मैं समझता हूँ कि अगर वो जेल से इन सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो इस वक्त पावर में हैं या जो उनकी मुखालफ है, उनको शूदर समझने की बजाय और ये कहने की बजाय कि जो उनके साथ होगा उनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, जो उनके साथ होगा वो उनका सोशल बाइकाट करने की बजाय अगर उनके लिए ही मैसेज भेजें। इन्होंने तो बहुत सारी गलतियां की हैं। जब ये इलेक्शन हुए थे फरवरी 24 के इलेक्शन, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने एक हाथ बढ़ाया था कि आए मिल के एक गवर्नमेंट बना लेते हैं। उस वक्त भी उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ब्राह्मण हैं, तुम शूद्र हो, तुम्हारे साथ नहीं बैठना। तो लेकिन अपना नुकसान करते जा रहे हैं इस हवाले से। लेकिन सर चलिए पास्ट की बातें तो पास्ट में, इस वक्त प्रो PTI वोटर्स की जानिब से मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको आने वाले महीनों में, सालों में किसी किस्म की कोई डील होती नज़र नहीं आ रही इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? क्योंकि जब बात डील करने पे आते हैं ना लोग या फरीक आते हैं, तो फिर वो पिछली सारी बातें भूल जाते हैं, क्लैशेस भी भूल जाते हैं, तजाद भी भूल जाते हैं। हमारे मुल्क में ये होता है, आप ठीक कह रहे हो कि एक जनरल अगर आपके साथ नाराज़ है तो दूसरा जनरल आके आपसे हाथ मिला लेता है। हमने देखा जनरल मुशर्रफ के बाद जनरल कियानी की पॉलिसी और थी। हमने देखा जनरल कियानी के बाद जनरल राहील की पॉलिसी और थी, बाजवा की पॉलिसी और थी, आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी और है। और कल कला एक नया जनरल आएगा तो वो उसकी हो सकता है पॉलिसी और हो, लेकिन नए जनरल के आने तक अगर वक्फा लंबा हो जाए और वो तब्दीली आने का जो चांस है वो डिले हो जाए बहुत ज़्यादा, और उसके दरमियान बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स हो जाएं, तो आपकी जो पॉपुलैरिटी का ये स्टैंडर्ड है इस वक्त, क्या वो बरकरार रह सकेगा? आपकी अपनी एज बढ़ रही है, तो सियासत में तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ठीक है। कोशिश ये करनी चाहिए इमरान खान साहब को कि इसी वक्त वो समझें कि मैंने 2026 में कोई ब्रेक थ्रू करना है, दोनों साइडों पे, पॉलिटिकली भी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। जो तरीके अभी तक उन्होंने अपनाए थे ब्रेक थ्रू करने के, कि गंडापुर को कहा कि आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दें और इतना ब्लैकमेल या इतनी बड़ी पब्लिक चली जाए कि ये गवर्नमेंट भाग जाए, वो तो हो नहीं सका जी। और उसके अलावा बाहर से जो एफर्ट्स की गई, ठीक है, वो भी कामयाब नहीं हुई। सर आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन ये आपने बात कर दी। इसके बाद इसके बरअक्स जो गंडापुर साहब को उन्होंने कहा, अब इमरान खान की जानिब से महमूद खान अचकज़ई को ये कहा गया है कि वो मुज़ाकरात करें। अब आप ये बताएं कि वो मुज़ाकरात उन्होंने किससे करने हैं, कब करने हैं? और इस बारे में महमूद खान अचकज़ई ने भी ये कहा कि मेरी बात चल रही है या चलेगी, हुकूमत अभी बिज़ी है। तो ये सारा क्या मामला है?
महमूद अचकज़ई की और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट के हैं राजा साहब, उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई थी कि वो गवर्नमेंट से बात करें। ठीक है। और गवर्नमेंट से किसी हद तक कई बातें इन्होंने की हैं। उसके नतीजे में इनकी बहनों से मुलाकात भी हुई। उन्हीं गुफ्तगू के नतीजे में कई चीज़ें बेहतर भी हुई इमरान खान साहब के लिए। लेकिन अगर ये समझते हैं वो कि कोई ब्रेक थ्रू कर देंगे अचकज़ई साहब, वो नहीं कर सकते। वो जो रुकावट है वो ख़ुद इमरान खान साहब के साइड पे है। वो इमरान खान साहब को जब तक अपनी पॉलिसी रिव्यू नहीं करनी पड़ेगी, नहीं करते वो अपनी पॉलिसी रिव्यू, वो जब तक नहीं समझते कि मुझे इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिलके ही आगे चलना। देखें, वो फैसले करते हैं उस वक्त इमरान खान साहब जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। अचकज़ई साहब को भी तो तनकीद का निशाना बनाते थे ना, उसी तरह जैसे ज़रदारी साहब को बनाते थे, जैसे मियाँ नवाज शरीफ को बनाते थे। एक ज़रूरत पड़ी तो अचकज़ई साहब का हाथ पकड़ लिया। तो उनको चाहिए कि ये उनकी ज़रूरत है आज कि वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिल के अपना फ्यूचर तलाश करने की कोशिश करें। वो अकेले लड़के इस एस्टेब्लिशमेंट से नहीं जीत सकते। ठीक है। और दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नेशनल इंटरेस्ट के जो बड़े 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर उनको सिंक करने की ज़रूरत है। उनको बीच में ऐसे लोगों को लेकर आने की ज़रूरत है जिनकी एस्टेब्लिशमेंट में भी बहुत रिस्पेक्ट हो और इनके साथ भी ताल्लुकात हो। जैसे मुशाहिद हुसैन सैयद है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इमरान खान साहब को, लेकिन वो काफ़ी, अगर वो चाहे तो आर्मी चीफ से भी मिल सकता है। इसी तरह के कुछ लोगों को बीच में लाने की ज़रूरत है जो एक अफेक्टिव डायलॉग की बुनियाद रख सकें और इनके लिए कोई आसानी पैदा हो सके, कंक्लूजन निकाल सकें। ठीक है। हाँ, अदरवाइज़ ये 9 मई आता रहेगा, 9 मई गुजरता रहेगा, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगी जैसे आज हुई हैं। होती रहेंगी। ये बेचारे आने वाले अगर अगले 10 साल जेल में रहते हैं, 8-9 साल तो जेल में रहते हैं, तो फिर आँख की बिनाई के अलावा और तरह की बीमारियां भी निकलेंगी। उसी तरह की बातें होंगी जो अब हो रही हैं, ये चलती रहेंगी। पंजाब में उनकी हमायत में कोई जुलूस नहीं निकलेगा और कहीं पे कोई जुलूस नहीं निकलेगा। केपी गवर्नमेंट पता नहीं अगली टेन्योर में ये बनने देते हैं या नहीं बनने देते। तो इनकी मुश्किलात जो हैं इमरान खान साहब की, वो जो बढ़ेंगी आने वाले दिनों में, उनको ये सोचना चाहिए कि उनसे पहले अगर वो सियासतदान है तो सियासी रास्ता निकालना चाहिए। अगर वो वॉरियर हैं, वो जंगजू हैं, वो ट्राइबल वॉर लड़ना चाहते हैं, तो उस हिसाब से तो वो खसारे में रहेंगे। वजह ये है कि फ़ौज से तो नहीं जीत सकते लड़के। फ़ौज से जीतने के लिए आपको सियासत ही करनी पड़ती है। बिल्कुल। और उनको सियासी दरवाज़ा जब तक वो खुद नहीं खटखटाएंगे उस ताकत के साथ, उस पॉलिटिकल विल के साथ, और दूसरी पार्टियों को शूज़र और करप्ट और बेईमान कहने की बजाय, ये सियासत है। आसिफ ज़रदारी ने जब ये पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे तो कहा था उन्होंने कि आप नए पॉलिटिकल एरा में आए हैं, आपको नहीं पता कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी क्या मुश्किलात होती हैं। हम आपकी मुश्किलात बढ़ाएंगे नहीं, कम करेंगे, आप हमारे से बात करें। लेकिन इसने किसी मौके पर भी वो अपोजिशन के लोगों से उस वक्त भी बात करनी पसंद नहीं की। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस टुडे। हम कल हाजिर होते हैं एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।